जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में यूपी एलोपैथिक फार्मासिस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं, जिसका नाम है संवेदी अंग, जिसे इंग्लिश में सेंस ऑर्गन कहते हैं। यह जो टॉपिक है ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक से सभी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और आपका जो एग्जाम है यूपी एलोपैथिक फार्मासिस्ट, इसमें भी इस टॉपिक से सवाल रहेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक सवाल याद हो जाएगा, बस आपको देखना है। और इस टॉपिक से आज के बाद एक भी सवाल आपका मिस नहीं होगा। बस आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले सवाल ये आता है कि संवेदी अंग होता क्या है, सेंस ऑर्गन होता क्या है। तो अगर हम देखें, हमारे दिमाग के पास कोई आंख नहीं है, हम दिमाग को टच नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी को देखते हैं तो फीलिंग जो आती है वो दिमाग में आती है। कैसे आती है? कोई ऑर्गन होता है, कोई सेंस ऑर्गन होता है, उसी के माध्यम से आती है। हम किसी को देखते हैं आंखों के माध्यम से, लेकिन संदेश कहाँ पे पहुंचता है? दिमाग में पहुंचता है। हम किसी को टच करते हैं, टच कैसे करते हैं? हाथों से। उसका संदेश कहाँ पे पहुंचता है? दिमाग में पहुंचता है। तो यही जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसके माध्यम से हम देखते हैं, सूंघते हैं, टच करते हैं, स्वाद लेते हैं, ये सभी कुछ होता है एक सेंस ऑर्गन के माध्यम से। और इसका संदेश कहाँ पे पहुंचता है? दिमाग में पहुंचता है। तो बेसिक जो इसका होता है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। संवेदी अंग वह अंग होते हैं जो हमारे शरीर को बाहरी वातावरण से मिलने वाले उत्तेजनाओं को महसूस करते हैं और उन्हें तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन्हें हम संवेदी अंग कहते हैं। एक बार दोबारा समझिएगा कि वह अंग जो हमारे शरीर को बाहरी वातावरण से मिलने वाले उत्तेजनाओं को महसूस करते हैं और उन्हें तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का काम करते हैं, वही अंग संवेदी अंग कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन से? एक आपका आंख होता है, एक आपका कान होता है, एक आपका नाक होता है, एक आपका टेस्ट होता है और एक आपका टच होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, बस एक एग्जाम्पल मैं दूंगा और इससे में आप सब कुछ समझ जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? मान लेते हैं कि आप विद्यालय गए। कॉलेज के समय में सभी बच्चे कॉलेज जाते थे और कॉलेज के समय में एक ऐसी लड़की होती थी जिसमें आपकी फीलिंग होती थी। आप उस लड़की को अगर देखेंगे, देखने के बाद जो आपके मन में, जो आपके हृदय में उत्तेजना उठेगी, वो कैसे हुई? वो देखने के माध्यम से हुई। देखने के माध्यम से आप उस लड़की को देखे तो एक फीलिंग आई। कैसे आई? देखने के बाद आई। कहां पे आई? दिमाग में आई। कैसे आई? देखने के माध्यम से। तो देखने के माध्यम से जो फीलिंग आती है वही आपका आई के माध्यम से होता है। उसके बाद यदि आप उसकी आवाज सुनेंगे तो एक अलग फीलिंग आएगी, एक अलग माहौल बन जाएगा। तो आवाज के सुनने के माध्यम से जो फीलिंग आती है वो आपका सुनने के माध्यम से होता है। अगर आप देखे होंगे, कोई लड़की अगर अच्छी लगती है तो उसकी एक अलग खुशबू होती है, उसकी एक अलग पहचान होती है। जैसे कहते नहीं है, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो वो जो पहचानने की क्रिया होती है खुशबू से, एक टेस्ट होता है और उसके बाद एक स्मेल होता है, स्मेल के माध्यम से पहचाना जाता है। आप कहीं पे जा रहे हैं, कोई अच्छी खुशबू आती है, कोई बहुत ही दुर्गंध की तरह आती है, तो कैसे होता है? स्मेल के माध्यम से होता है। आपको पता होगा, सभी को पता होगा कि आप जब विद्यालय जाते हैं तो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो बहुत अच्छा खाना लेके गया हो, चाहे वो पूरी पनीर लेके गया हो, लेकिन अगर उसकी वो है और वो सूखी रोटी भी लाई है, तब भी उसको सूखी रोटी अच्छी लगती है, उसका पनीर और उसको अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या होता है? आपको पता होगा, टेस्ट के माध्यम से होता है। आप इसको भी समझ सकते हैं। और एक टच के माध्यम से। देखिए, आप देखते होंगे जब बस में जाते होंगे, वही लड़की है, अगर आप उसको टच भी कर लेते हैं तो पूरे शरीर में झुनझुनी आ जाती है। लेकिन अगर आप इस बात को समझें तो यही जो 5 होता है, यही आपका सेंस ऑर्गन होता है। क्या होता है? सेंस ऑर्गन होता है। कौन कौन सा? एक आपका आंख, एक आपका कान, एक आपका नाक, एक आपका टेस्ट, एक आपका टच। यही होता है जो बाहरी क्रिया को हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है और दिमाग हमको वो संदेश देता है कि अब आपको आगे क्या करना है। जैसे आप किसी को देखें तो एक अलग फीलिंग आई, उसके बाद उसकी आवाज़ सुने, उसके बाद उसकी स्मेल, उसके बाद उसका टेस्ट और उसके बाद उसका टच। ये सभी कुछ जो होता है ये सेंस ऑर्गन में आता है। आप इसको समझिएगा। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं जिससे आपको बेहतर और अच्छा समझ में आ सके। संवेदी अंग वह अंग है जो बाहरी उत्तेजनाओं को पहचान कर उन्हें तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, जिससे हम संवेदा
विभिन्न संवेदनाओं का अनुभव करते हैं। तो वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया वही सब है। बस आप एग्जाम्पल में एक अपनी उनको रखिएगा, अब उनको रखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप संवेदी अंग को समझ गए होंगे कि संवेदी अंग क्या होता है, जो आपका सेंस ऑर्गन है वो क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के माध्यम से कि सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे सेंस ऑर्गन 5 होते हैं। कौन कौन सा? एक आपका आँख, एक आपका कान, एक आपका नाक, एक आपका जीभ, एक आपका त्वचा। आंख के माध्यम से हम क्या करते हैं? देखते हैं। देखने के बाद जो फीलिंग आती है दिमाग में वो आंख के माध्यम से होती है। कान के माध्यम से हम सुनते हैं उसकी आवाज़ को, नाक के माध्यम से हम सूंघते हैं उसकी खुशबू को, और जीभ के माध्यम से हम स्वाद लेते हैं, और त्वचा के माध्यम से हम टच करके महसूस करते हैं। तो यही आपके सेंस ऑर्गन होते हैं जो हमारे दिमाग तक संदेश पहुंचाते हैं। कुछ अच्छे संदेश भी होते हैं और कुछ बुरे संदेश भी होते हैं। लेकिन आपने कभी कभी सुना होगा एक सिक्स सेंस होता है। ये सिक्स सेंस क्या होता है? मैं आपको बता दूं कि सिक्स सेंस का एग्जाम में कोई भी महत्व तो नहीं है, ना ही इससे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन एक बहुत बार आपने सुना होगा सिक्स सेंस क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, आप किसी को भी अपने दिल से याद करेंगे तो उस तक आपकी बात पहुंच जाएगी। यही आपका सिक्स सेंस होता है, यही आपका होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आप घर से बहुत दूर हैं और आप उसी समय अपनी माँ को याद करेंगे, बहुत दिल से, बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे, तो शाम तक माँ का फ़ोन आ जाएगा। तो यही सिक्स सेंस होता है। यही क्या होता है? यही सिक्स सेंस होता है। कभी मैंने कहीं पर पढ़ा था, काश मेरी दुआओं में इतना असर हो जाए, काश मेरी दुआओं में इतना असर हो जाए, जिसको याद करूं उसको खबर हो जाए। तो यही सिक्स सेंस का काम होता है, यही आपका होता है। लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में यही 5 जो मुख्य होते हैं संवेदी अंग वही पूछे जाएंगे, जिसमें आपका आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आती है। यही आपके संवेदी अंग होते हैं। अब इसके विषय में हम बात करें आँख के विषय में। आँख जो बहुत अच्छी चीज़ होती है, किसी के पास बहुत अच्छी आंखें होती हैं, नीली, पीली, हरी, लाल, जो सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नीली आंखें होती हैं, कैसे हरी आंख होती हैं, आंखों में कौन कौन सी बीमारी होती है, और उसके बाद आंख क्या होता है। तो सब कुछ मैं अब यहाँ से बताने का प्रयास करता हूँ। आंख क्या होता है, उसकी झील सी नीली आंखें क्या होती है, सब कुछ यहाँ से आप समझिएगा। सबसे पहले जब आंख की बात हम करते हैं, तो आंख की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पे एक शब्द आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा शब्द है? ऑफ्थेल्मोलॉजी। कौन सा शब्द है? ऑफ्थेल्मोलॉजी। ये जो शब्द है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, खासकर आंखों के विषय में। जो आंखों का अध्ययन होता है, जो आंखों का अध्ययन किया जाता है, या फिर जो आंखों का विज्ञान होता है, वो क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ्थेल्मोलॉजी कहते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए अब आगे एग्जाम में कि ऑफ्थेल्मोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे आंखों का अध्ययन। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि आंखों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आप बताएंगे ऑफ्थेल्मोलॉजी। और ये जो ऑफ्थेल्मोलॉजी है ये ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ये ग्रीक शब्द है, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन से शब्दों से मिलकर बना हुआ है? एक आपका लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन या फिर विज्ञान। और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द आपका ऑफ्थाइमो। क्या है? ऑफ्थाइमो। ये जो 2 शब्द है, इसी दोनों शब्दों से मिलके बना है ऑफ्थेल्मोलॉजी, जिसका मतलब होता है आंखों का अध्ययन। ऑफ्थेल्मो मतलब क्या होता है? आंख। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन या फिर विज्ञान। और इन्हीं को जब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो बनेगा ऑफ्थेल्मोलॉजी, जिसका मतलब होता है आंखों का अध्ययन। और जो ऑफ्थेल्मोलॉजी है, इसी से मिलता जुलता 2 शब्द और है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन कौन सा शब्द? एक आपका ऑफ्थेल्मिक ड्रग। क्या है? एक आपका ऑफ्थेल्मिक ड्रग, जो आंखों की दवाई होती है उसको ऑफ्थेल्मिक ड्रग कहते हैं। कोई भी बच्चा इसमें यदि फार्मासिस्ट किया है और वो किसी मेडिकल पे थोड़ा दिन भी काम किया होगा, तो उसको इस बात का ज्ञान होगा कि जो ऑफ्थेल्मिक ड्रग होता है वो क्या कहते हैं? आंखों की दवाई। इसी ऑफ्थेल्मोलॉजी से मिलता जुलता शब्द है एक आपका ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट।
ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। जो आपका ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होता है ये आंखों के डॉक्टर को कहा जाता है। आंखों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। और ऑफ्थेल्मिक ड्रग क्या का होता है? आंखों की दवाई होती है। तो ये जो तीन शब्द है आप इन तीनों शब्दों को याद अवश्य कीजिएगा। एक आपका ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी मतलब क्या होता है? आंखों का अध्ययन। आप कहीं भी लॉजी जो अगर आपको दिखे, कहीं पर भी लॉजी दिखे तो आप उसका मतलब समझिएगा अध्ययन से संबंधित है। और आप ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? आंखों के डॉक्टर को कहा जाता है। और ऑफ्थेल्मिक ड्रग क्या होता है? आंखों की दवाई को कहा जाता है। आप ये तीन शब्द हमेशा याद कीजिएगा। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद कर लीजिएगा। और कभी भी आपको अगर ऑफ्थेल्मो दिखे तो आप समझ जाइए कि उसमें आंखों की बात हो रही है। आंखों की या तो अध्ययन के विषय में बात होगी, या तो आंखों की दवाई के विषय में बात होगी, या आंखों की और भी क्रियाओं के विषय में बात होगी। तो ऑफ्थेल्मो कहीं पर भी दिखे तो आप समझ जाइएगा कि उसकी आंखों के विषय में बात हो रही है। आगे बात करते हैं, आंखों के विषय में थोड़ा और भी अध्ययन करते हैं। आप किसी की आंखों को देखते हैं, यदि जैसे आप हैं, आप अपने शीशे को देखें तो शीशे में जो आपकी आंखें दिखाई दे रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ आंखों का 20% हिस्सा है। आप किसी की भी आंखों को देखिए, जो आप कहते हैं झील सी नीली आंखें हैं, प्यारी प्यारी आंखें हैं, समुद्र जैसी आंखें हैं, झील सी जैसी आंखें हैं, वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ आंखों का 20% हिस्सा है। बाकी 80% हिस्सा आंखों का आंखों के भीतर होता है, जो दिखाई नहीं देता। बस कितना दिखाई देता है? 20% हिस्सा आपको आंखों में दिखाई देता है। अभी जो आरआरबी का पेपर हुआ था उसमें यही पूछा गया था कि हमें आंखों का कितना परसेंट हिस्सा दिखाई देता है, तो आप बताएंगे 20% हिस्सा हमें आंखों का दिखाई देता है, बाकी नहीं दिखाई देता है। कितना हिस्सा दिखाई देता है? तो आप बताएंगे 20% हिस्सा हमको दिखाई देता है, इसके ज्यादा नहीं दिखाई देता। मैं आपको बता दूं, अगर आप देखने की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, यदि आप एलोपैथिक फार्मासिस्ट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप एलोपैथिक फार्मासिस्ट में जॉब लेना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने पेड बैच के विषय में आपको थोड़ा जानकारी दे दूं। यूपीटीपीएससी एलोपैथिक फार्मासिस्ट का जो पेड बैच है, हमारे पास 2 पेड बैच हैं। एक आपका पूरा सिलेबस एक में आपका कंप्लीट होगा, जिसमें आपको यूपीजी के कंप्यूटर एलोपैथिक सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा। इसमें आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, की पॉइंट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेंगे। 20,000 ऑब्जेक्टिव सवाल आपको दिए जाएंगे, वो भी यूपीटीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर। जैसे इस समय यूपीटीपीएससी 5 ऑप्शन वाला सवाल नहीं पूछता है, उसी तरीके से आपको सवाल दिए जाएंगे। और इसकी फीस मात्र 999 रुपये है। यदि आपका यूपीजी के और कंप्यूटर कंप्लीट है, आपको सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक पढ़ना है, तो आप हमारा सेकंड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका पूरा एलोपैथिक कंप्लीट होगा। इसमें आपको वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस क्विज प्लस 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल प्लस 8 PM पे आपकी क्विज होगी। और इसकी फीस मात्र 999 रुपये है। अभी इसमें 10% और 5% 15% का ऑफ चल रहा है। तो आप किसी भी बैच को लेंगे तो अगर 599 का लेंगे तो उसमें 10% का, और यदि आप 999 का लेंगे तो उसमें 15% का ऑफ है। ये बेस्ट बैच है। इसमें आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, क्विज मिलेगा, सारी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। और यदि आपको तैयारी करना है एलोपैथिक फार्मासिस्ट का, यदि आपको एलोपैथिक फार्मासिस्ट की जॉब लेनी है, तो आप हमारे पेड बैच को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसमें इतने अच्छे तरीके से आपको बताया जाता है, इतने शानदार तरीके से आपको बताया जाता है, आपको याद अवश्य हो जाएगा और आपको आपकी जॉब लग जाएगी। इससे पहले एक वैकेंसी आपको पता होगा आई थी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में हमारे पास 91 बच्चे थे और 91 बच्चों में से 82 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो यदि आप भी एलोपैथिक फार्मासिस्ट में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप हमारे पेड बैच को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। इसमें यदि आप जुड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाएगा। मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से 70 प्लस सवाल आपके एग्जाम में अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। तो अब बात करते हैं आंखों के विषय में, झील से नीली आंखों के विषय में। मैंने आपको बताया कि जो हमारी आंखों से दिखाई देता है, जो किसी की आंखों का भाग होता है, उसमें हमको 20% हिस्सा ही दिखाई देता है, बाकी 80% हिस्सा नहीं दिखाई देता, वो अंदर होता है। 80% हिस्सा क्या होता है? अंदर होता है। तो सबसे पहले हम उसी हिस्से की बात करते हैं जो हमको दिखाई देता है। जो हमको नहीं दिखाई देता है उसके विषय में हम आपसे बाद में बात करेंगे। कब बात करेंगे? उसके विषय में हम आपसे इसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा हिस्सा हमको दिखाई देता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं और इसके नीचे जो दिखाई दे रही है, जहां पे हल्के हल्के छोटे छोटे बाल हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको पलके कहते हैं, एलिड कहते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें
तो यहाँ पे जो आपका वाइट वाइट भाग आपको नहीं दिखाई दे रहा, पूरी आंखों के चारों तरफ वाइट वाइट भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। और उसके बाद जो आपको काला भाग नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, काला 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 काला, जो काला काला सभी को होता है, ये जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी में ये काला हिस्सा होता है, ये काला होता है, इसका रंग नहीं परिवर्तित होता है। ये जो काला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसको प्यूपिल कहते हैं, जिसे हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। और उसके बाद उसके काले हिस्से के चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आइरिस कहते हैं। आइरिस मतलब क्या होता है? जो काले हिस्से के बाद का हिस्सा होता है उसको आइरिस कहते हैं। और इसको हम एक एक करके समझते हैं। अगर हम पलके की बात करें तो पलके क्या होते हैं? ये ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आप इसको अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर, अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब किसी बाइक से हम जा रहे, किसी बाइक से अगर हम जा रहे तो कोई भी चीज आंखों के सामने आ जाती है तो पलके अपने आप शटर डाउन कर लेती है। तो ये मान के चलते हैं शटर का काम करती हैं पलके, और ये अपने आप को बचाने का काम करती है। आपने देखा होगा लगभग आप जब आंखें पलकाते हैं तो बहुत चीजें इससे होती हैं, इससे आंखों की सेफ्टी भी होती है। तो आप मान सकते हैं कि जो पलकें होती हैं आंखों की सेफ्टी का काम करती हैं। उसके बाद आता है पुतली। क्या आता है? प्यूपिल। अगर हम पुतली की बात करें तो देखिए, अगर किसी भी आंखों में आप बिल्कुल डूब के देखेंगे, किसी की भी आंखों में अगर आप बिल्कुल डूब के देखेंगे तो उसमें जो आपको काला भाग दिखाई देगा, यही आपका क्या होता है? पुतली होता है। हमेशा इसका रंग जो होता है काला होता है। अगर किसी की भी आंखें हो, नीली, पीली, हरी, ब्राउन, झील से झीली आंखें हो, किसी की भी आंखें हो, उसमें जो ये पुतली वाला भाग होगा ये हमेशा काला दिखाई देगा, ये हमेशा काला होता है। आइरिस के विषय में बात करें तो आइरिस जो होता है ये आंखों के रंग को निर्धारित करता है। जो आप देखते हैं कि झील सी नीली आंखें हैं, पीली आंखें हैं, ब्राउन आंखें हैं, और उसके बाद आप देखेंगे काली आंखें, जो कुछ भी हैं, आप यही आइरिस को डिसाइड करता है। ये आइरिस जो भाग होता है यही आपका वो हिस्सा होता है जिससे उसको दिखाई देता है। उसके भूरी आंखें हैं तब भी यही आइरिस होती हैं। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा हिस्सा भूरा है तो आप बताएंगे यही आइरिस जो हिस्सा होता है ये भूरा होता है, बाकी सभी कुछ भूरा नहीं होता। तो ये जो आंखों का रंग निर्धारित करती हैं वो यही आइरिस निर्धारित करती हैं। और अगर आपने देखा होगा कि जो स्कैन किया जाता है वो यही आइरिस स्कैन किया जाता है। आप देखते होंगे, आप मोबाइल देखते होंगे, मोबाइल टक से खुल जाता है तो वो कौन सा स्कैन करता है? कौन सा स्कैन करने का पार्ट होता है? यही आइरिस स्कैन करता है। और अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए आंखों का कौन सा हिस्सा स्कैन किया जाता है तो आप बताएंगे आइरिस स्कैन किया जाता है। क्या किया जाता है? आइरिस ही स्कैन किया जाता है। तो स्कैन करने का जो भाग होता है कौन सा होता है? आइरिस होता है। आपने देखा होगा, आपने मोबाइल में अगर आपने फेस लॉक लगाया होगा तो फेस लॉक के माध्यम से जो आंखों के स्कैन करने के बाद टक से खुलता है वो यही आइरिस का हिस्सा होता है। आपने जब आधार कार्ड बनवाया होगा तो आंखों के माध्यम से उसमें भी एक स्कैन किया जाता है, उसमें भी क्या होता है? आइरिस के माध्यम से स्कैन किया जाता है। आप किसी भी एग्जाम में कहे होंगे तो वहां पे कभी कभी थंब लगाया जाता है, कभी कभी आंखों को स्कैन किया जाता है। तो आंखों के कौन से हिस्से को स्कैन किया जाता है? तो यही आइरिस हिस्से को स्कैन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आंखों के कौन से हिस्से को स्कैन किया जाता है, तो आप बताएंगे आइरिस हिस्से को स्कैन किया जाता है। ठीक है, अब आता है स्क्लेरा। स्क्लेरा मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो यहाँ पे वाइट पार्ट आपको दिख रहा है जितने भी पूरी आंखों में यही स्क्लेरा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद हम आंखों के अंदर चलने का प्रयास करते हैं। आंखों के अंदर जब हम चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। आंखों के अंदर आप चलेंगे तो जो आपको अभी तक दिख रहा था ये आंखों का 20% हिस्सा था। इसके बाद अगर ये जो पूरा पार्ट है ये आंखों का 80% हिस्सा है, और 80% हिस्सा है तो जाहिर सी बात इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेंगी। अभी तक आप ये बताइए, अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और जितने भी सवाल मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में पूछूंगा आप उन सभी सवालों का जवाब अवश्य दे दीजिएगा, जिससे हमको पता चले कि हाँ वीडियो अच्छा जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो लाइक आप अवश्य कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आंखों के 80% हिस्से के विषय में। ये आप जो पूरा फिगर देख रहे हैं ये आंखों का पूरा भाग है, ये आंखों का पूरा भाग है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है कॉर्निया। क्या होता है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉर्निया।
और कॉर्निया जो होता है ये आंखों का सबसे अगला भाग होता है। क्या होता है? आंखों का सबसे अगला भाग क्या होता है? कॉर्निया। अगर हम कॉर्निया से बढ़ते हुए आगे जाएं, कॉर्निया से बढ़ते हुए आगे जाएं आगे जाएं आगे जाएं आगे जाएं तो यहाँ पे स्क्लेरा बन जाता है, स्क्लेरा बन जाता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्क्लेरा होता है यही आगे चलकर कॉर्निया का निर्माण करता है। क्या करता है? यही आगे चलकर कॉर्निया का निर्माण करता है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं। ये जो आपका स्क्लेरा वाला भाग है यही आगे चलकर क्या करता है? कॉर्निया का निर्माण करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको याद अवश्य कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश सबसे पहले आंखों के किस हिस्से में पहुंचता है, अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश सबसे पहले आंखों के किस हिस्से में पहुंचता है तो आप बताएंगे कॉर्निया पर। कहां पर? कॉर्निया पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश सबसे पहले आंखों के किस हिस्से पे पहुंचता है तो आप बताएंगे कॉर्निया पर पहुंचता है। उसके बाद आप यहां पे देखिए फर्स्ट लेयर होती है। फर्स्ट लेयर ये होती है जो स्क्लेरा होती है, फर्स्ट लेयर होती है जो आगे चलकर किसका निर्माण करती है? कॉर्निया का निर्माण करती है। और इसके बाद आपका सेकंड लेयर आती है। क्या आती है? सेकंड लेयर आती है। सेकंड लेयर कौन सी होती है? कोराइड की होती है, कोराइड। सेकंड लेयर किसकी होती है? कोराइड की होती है। और यही सेकंड लेयर आगे चलकर किसका निर्माण करती है? आइरिस का निर्माण करती है। क्या करती है? आइरिस का निर्माण करती है। मैंने आपको आइरिस के विषय में अभी बताया। यही जो कोराइड होता है, कोराइड जो सेकंड लेयर होती है यही आगे चलकर क्या निर्माण करती है? आइरिस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? आइरिस का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद अवश्य कर लीजिएगा। मैं एक एक चीज़ इसमें एक एक सवाल बता रहा हूँ, आप ये मान के चलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका आता है थर्ड लेयर आती है। उसके बाद कौन सी आती है? आपकी थर्ड लेयर आती है जो अगर आपसे पूछा जाए आंखों में कितनी लेयर होती है, आंखों की कितनी लेयर होती है तो आप बताएंगे 3 लेयर होती है। कौन कौन सी? एक आपका स्क्लेरा वाली, एक आपका कोराइड वाली, एक आपकी रेटिना वाली। तो थर्ड लेयर कौन सी है? थर्ड लेयर आपकी रेटिना की होती है। और जो थर्ड लेयर होती है रेटिना की होती है। और यही जो रेटिना होता है यहीं पे क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आंखों में किस हिस्से में प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो आप बताएंगे रेटिना पर। क्या बताएंगे? रेटिना पर। और प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब कैसा होता है आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। उल्टा होता है, सीधा होता है, कैसे होता है आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं आपको अभी इसके विषय में पूरा जानकारी दूंगा, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होता है तो आप बताएंगे रेटिना पे होता है। ठीक है। और यहाँ पे आप जो हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये क्या है? अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा हिस्सा है तो ये है लेंस। क्या है? ये लेंस। और हमारी आंखों में भगवान ने कौन सा लेंस दिया है तो हमारी आंखों में भगवान ने उत्तल लेंस दिया है। कौन सा लेंस दिया? उत्तल लेंस दिया है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए आंखों में कौन सा लेंस होता है तो आप बताएंगे उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस क्या होता है इसके विषय में आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आप ये भी देखिएगा हमारी आंखों में 2 लिक्विड पाई जाती हैं। क्या होती हैं? 2 लिक्विड पाई जाती हैं। एक लिक्विड कहाँ पर होता है? ये जो आप लेंस देख रहे हैं इस लेंस से लेकर के रेटिना के मध्य एक लिक्विड पाया जाता है। और दूसरा लिक्विड कहाँ होता है? ये जो कॉर्निया आप देख रहे हैं, कॉर्निया से लेकर के इस लेंस के मध्य एक आपका दूसरा आपका पाया जाता है लिक्विड। आप इसको मान सकते हैं ये ए लिक्विड है, ये बी लिक्विड है। दोनों लिक्विड होते हैं। एक आपका लेंस से लेकर के रेटिना के मध्य होता है, एक आपका लेंस से लेकर के कॉर्निया के मध्य होता है। 2 क्या पाए जाते हैं? लिक्विड पाए जाते हैं। और ये सवाल लिक्विड वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप समझ ही नहीं सकते कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। और लिक्विड का नाम क्या है? बहुत हार्ड नाम है, प्रोनाउंस करने में थोड़ा दिक्कत होता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं सबसे बड़ा जो भाग है जो आपका लेंस से लेकर के रेटिना तक है, इसमें कौन सा लिक्विड पाया जाता है जिसको हम भाग ए मान लेते हैं या बी मान लेते हैं, जो कुछ भी आप माने। ये जो बड़ा भाग है इसमें कौन सा लिक्विड पाया जाता है? इसमें कौन सा लिक्विड पाया जाता है? विट्रियस लिक्विड पाया जाता है। और उसके बाद जो आंखों का आगे वाला भाग है, आंखों का आगे वाला भाग है जिसमें कॉर्निया से लेकर के लेंस तक बात की जाती है, इसमें कौन सा लिक्विड पाया जाता है? इसमें आपका कौन सा पाया जाता है? एक्वियस
एक्वियस लिक्विड इसमें पाया जाता है। तो दो लिक्विड हमारे आंखों में पाए जाते हैं जो आंखों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आप देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, आपने एक गुब्बारा देखा होगा, गुब्बारा में यदि आप लिक्विड भर देते हैं तो वो अगर आप उसको दबाते हैं तो दब जाता है, फूटता नहीं है। उसी तरह अगर ये जो लिक्विड होता है ये आंखों की सुरक्षा का प्रदान करता है। जब आंखों में चोट लगती है तो ये दब जाता है, इसमें इसी की वजह से चोट कम लगती है, या फिर आप कह सकते हैं इसी की वजह से फूटता नहीं है। अगर ये कठोर होता तो इसमें फूट सकता था। ये सभी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं, इसके बाद अगर हम इसके विषय में डिटेल से अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है। डिटेल से अगर हम इसके विषय में बात करें, मैंने आपको आयरिस बता दिया, कार्निया बता दिया, एक्वियस बता दिया, लेंस बता दिया, स्क्लेरा बता दिया, कोराइड बता दिया, रेटिना बता दिया, और उसके बाद मैंने जो एक आपका दूसरा हिस्सा था आंखों के सबसे बड़ा जो द्रव भाग है, जो लिक्विड है, वो क्या होता है, विट्रियस होता है, इसके विषय में बता दिया। अब इसके विषय में हम डिटेल से बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। एक एक करके बात करेंगे तो और भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन बात करने से पहले मैं आपको बता दूं अपने बैच के विषय में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैच जो हमारा है, ये हमारा जो बैच है ये बहुत अच्छा बैच है। UPSSC एलोपैथिक फार्मासिस्ट की कंप्लीट तैयारी आपको इस बैच में करवाई जाएगी। मैं आपको दोबारा से बैच अपना दिखा देना चाहता हूँ। हमारा जो फर्स्ट बैच है इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। इसमें आपका UPGK भी होगा, कंप्यूटर भी होगा, एलोपैथिक भी होगा, सब कुछ होगा। और इसमें आपको वीडियो प्लस PDF प्लस क्विज प्लस ऑब्जेक्टिव सवाल सब कुछ दिए जाएंगे। 20,000 ऑब्जेक्टिव सवाल आपको दिए जाएंगे जो कि UPSSC के लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे, जिसमें आपका पूरा UPSSC में जैसे इसमें 5 ऑप्शन वाला सवाल पूछता ना, वैसी तरीके से आपको पूरा 20,000 ऑब्जेक्टिव सवाल दिया जाएगा। और यदि आप इस बैच को जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 90 26 92 73 15। क्या नंबर है? 90 26 92 73 15। हमारा दूसरा बैच है, यदि आपका UPGK और कंप्यूटर कंप्लीट है, आप सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे सेकंड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो सेकंड बैच है इसकी फीस 599 रुपये है। इसमें आपको पूरा एलोपैथिक कंप्लीट करके दिया जाएगा। इसमें आपको वीडियो प्लस PDF प्लस क्विज प्लस 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल UPSSC के लेटेस्ट पैटर्न पर। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे 90 26 92 73 15 पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी और इतनी अच्छी तैयारी करवाई जाएगी कि आपका सिलेक्शन पक्का मान के आप चलिएगा। क्योंकि मैं इतने अच्छे तरीके से बताता हूँ, उतना अच्छा इस समय पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा, और इतनी सस्ती फीस में इतना सब कुछ कोई भी नहीं दे रहा होगा। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं इन सभी के विषय में जो मैंने आपको एक एक करके बढ़ाया। अब इसके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पलक के विषय में बताया, पलकें आपको बताई, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिड कहते हैं। पलकों के विषय में अगर हम बात करें तो पलकें क्या होती हैं, हमारे आंखों के ऊपर और नीचे चलने वाला एक त्वचा की परत होती है जो हमारे आंखों को ढककर रखती है। मैंने आपको बताया शटर का काम करती है, जिससे कोई भी समस्या जब हमारे आंखों के आसपास आती है तो अपने आप को पलकें नीचे कर लेती हैं, पलकें नीचे कर लेती हैं। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, पलकों के ऊपर पलकें झुकाई तो क्या हो गया, पलकें उठाई तो क्या हो गया, ये सभी कुछ आपने सुना होगा। अगर इसकी कार्य के विषय में बात करें तो आंखों को धूल, गंदगी और कीड़े से बचाने का काम करती है, आंखों को सूखने से बचाती है। जो पलकें होती हैं ये सभी कुछ काम करती है। पलकों का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी आंखों के लिए। तो ये धूल, गंदगी, मिट्टी, कीड़ों से बचाती हैं, सूखने से बचाती हैं। और पलकें जो होती हैं ये आंखों को पूरे आंखों तक फैलाने का काम करती है। जो आंसू होता है, आंसू को पूरे आंखों तक फैलाने का काम करती है। मैं आपको बता दूं कि जो आंसू होता है ये हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको रोज नहीं तो हफ्ते में 1 या 2 बार रो लेना चाहिए। लड़के होते हैं जल्दी रोते नहीं हैं, लेकिन आंसू जो होता है आंखों का बहुत ज़्यादा फायदा करता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो पलकें होती हैं आंसू को पूरे आंखों में फैला देती हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, आंखों में एक ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? माइबोमियन ग्रंथि। क्या होती है? माइबोमियन ग्रंथि। आपने देखा होगा जब आप छोटे थे या बच्चे थे तो आपने देखा होगा जब आप सो के उठते थे तो आपकी आंखें चिपक जाती थी, तो मम्मी जो होती थी वो फिटकरी लगा के इसको साफ करती थी। तो वही क्या होता है, वही वैक्स निकलता है। वैक्स क्या होता है? यही आंखों से निकलता है। किस ग्रंथि से निकलता है? जो आपकी माइबोमियन ग्रंथि है यहीं से निकलता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि आंखों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? माइबोमियन ग्रंथि पाई जाती है। माइबोमियन ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि होती है जिससे वैक्स निकलता है। बचपन में जो आपकी आंखें चिपक जाती है वो इसी की वजह से चिपक
जाती थी। इसके बाद आपका आता है आइरिस का भाग। क्या आता है? आइरिस का भाग मैंने आपको बताया था। तो आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। और ये जो आइरिस होता है ये सभी का अलग अलग होता है, यूनिक होता है। मनुष्य के पूरे शरीर में सबसे यूनिक चीज जो होता है वो यही आइरिस होता है। जितने भी इस समय आपको मनुष्य दिखाई देंगे, इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, सबका जो आइरिस होगा ये अलग अलग होगा। सबके पास एक यूनिक चीज होता है। आपने देखा होगा जब आप मोबाइल से स्कैन करते हैं या फिर स्कैन करने के माध्यम से जब आप मोबाइल ओपन करते हैं तो सभी का सभी से नहीं खुलता है। आपने अगर मोबाइल में कोई स्कैनर लगाया है, आंखों के स्कैन करने से के माध्यम से खुलेगा तो ये नहीं खुलता है, क्योंकि ये यूनिक होता है, सबसे अलग यही होता है। आपने देखा होगा ये जो आइरिस होता है ये आपका मान सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल यही होता है, क्योंकि ये सभी का अलग अलग होता है। और इसके बाद प्रत्येक आंखों का एक यूनिक होता है। और आंखों का जो रंग होता है उसके निर्धारण का जो काम करता है वो यही आइरिस करता है। मैंने आपको अभी बताया था कि आइरिस जो होता है आंखों के रंग को निर्धारित करता है कि आपकी आंखें भूरी, काली, नीली, हरी क्या होंगी, ये क्या निर्धारित करता है? यही आपका आइरिस निर्धारित करता है। तो आइरिस जो होता है आंखों का रंगीन भाग होता है। ये रंग आपका भूरा, काला, नीला, हरा कुछ भी हो सकता है। और जो आइरिस होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जो आइरिस होता है इसके कार्य के विषय में बात करें तो ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, आंख में जाने वाली रोशनी की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। जो आइरिस होता है ये आंख में जाने वाली रोशनी की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। और जो आपने देखा होगा आई स्कैन करते हैं तो इसी हिस्से का वो स्कैन करते हैं। जब आप मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल टक से खुल जाता है। कैसे खुल जाता है? यही आइरिस को स्कैन किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद पुतली की बात करते हैं, प्यूपिल की बात करते हैं। पीपल की जब बात की जाती है तो आइरिस के मध्य में पाया जाने वाला जो काला छिद्र होता है वो यही पुतली होती है। आप किसी की आंखों में डूब के देखिए तो आपको काला काला भाग दिखाई देगा। तो काला काला जो भाग है यही आपकी पुतली है। पुतली है, क्या है? पुतली है। तो आंखों में जो सबसे काला भाग होता है पुतली होता है। ये अगर हम बात करें तो ये हमेशा काला पाया जाता है। आप किसी की भी आंखों के देखिए उसका रंग चाहे जैसा काला, नीला, पीला, हरा, उसकी जो आंखों का पुतली होगा ये आपका हमेशा काला होगा। तो आइरिस के मध्य में पाया जाने वाला काला छिद्र आपका प्यूपिल होता है। और पुतली आंख के बीच में काला गोल छेद होता है। कार्य के विषय में बात करें तो प्रकाश को आंख के अंदर प्रवेश करने देता है। जो आपका पुतली होता है, पुतली जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, तो प्रकाश को आंख के अंदर प्रवेश करने देता है, प्यूपिल करने देता है। और महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में बात करें तो जब तेज रोशनी होती है, जब तेज रोशनी होगी तो आप देखेंगे तो पुतली जो होगी इसका आकार छोटा हो जाएगा। इसका आकार क्या होगा? छोटा हो जाएगा। और जो कम रोशनी होगी तो पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं, कोई आपके आस पड़ोस बगल में होगा, कोई आपके आस पास पड़ोस में होगा, आप उसके आंखों के पास अगर तेज रोशनी करेंगे तो क्या होगा? उसकी जो पुतली होगी वो छोटी हो जाएगी। क्या होगी? पुतली छोटी हो जाएगी। और अगर आप रोशनी कम कर देंगे तो उसकी पुतली जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। बस यही आप इसको देख सकते हैं। अपने एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी के साथ ये कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अंधेरे कमरे में अगर आप जाएंगे अंधेरे कमरे में तो आपका जो पुतली होगा ये बड़ा हो जाएगा। और जब आप तेज रोशनी में आएंगे तो पुतली क्या होगा? जब आप अंधेरे कमरे में जाएंगे पुतली बड़ा हो जाएगा, जब आप तेज रोशनी में आएंगे तो पुतली क्या होगी? छोटी हो जाएगी। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में यह संकुचित हो जाता है, कम प्रकाश में यह विस्तारित हो जाता है। आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका स्क्लेरा। मैंने आपको बताया था जो आंखों का व्हाइट भाग होता है, आंखों का जो व्हाइट भाग होता है पुतली के चारों तरफ आंखों का व्हाइट भाग जो होता है यही आपका स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा आंख का सफेद बाहरी कठोर भाग होता है। कार्य की बात करें तो आंखों को आकार देता है। आपकी आंखें बड़ी हैं, छोटी हैं, कैसी हैं, ये आपका कौन सा डिसाइड करेगा? तो आपका स्क्लेरा जो है यही डिसाइड करेगा। आंखों की सुरक्षा करता है। आंखों की मांसपेशियां इसी से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो यह आंख का मजबूत बाहरी कवर होता है। इसके बाद अगर हम इसके विषय में बात करें, जिसके बाद आपका कॉर्निया मैंने आपको बताया था, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉर्निया के विषय मैंने आपको क्या बताया था? तो जो जो दान किया जाता है, आपने देखा होगा कि मैंने आंखें दान की, तो आंखों के कौन से हिस्से को दान किया जाता है? जो यही कॉर्निया होता है ना, यही कॉर्निया, यही एक हिस्सा होता है जिसको आंखों में दान किया जाता है। प्रकाश इसी हिस्से से प्रवेश करता है। प्रकाश क्या होता है? इसी हिस्से से आंखों में प्रवेश करता है। नेत्र दान में इसी हिस्से का दान किया जाता है। कौन से हिस्से का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। ये जो सवाल है दान करने वाला, ये बहुत बार एग्जाम में
पूछा गया, आप इसको याद कर लीजिएगा। आंखों के कौन से हिस्से को दान किया जाता है, तो आप बताएंगे कॉर्निया को दान किया जाता है। इसके बाद इसमें रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती। जो आपका कॉर्निया है इसमें क्या नहीं पाई जाती, इसमें रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती। और रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती, इसके फायदे हैं, इसके फायदा यही है कि किसी की भी कॉर्निया किसी के भी आंखों में लग सकती है। आप किसी का कॉर्निया चाहे छोटा बड़ा हो, आप कैसा भी हो, उसका कॉर्निया किसी दूसरे की आंखों में लगा सकते हैं। यही जो रीजन है, कॉर्निया किसी की भी आंखों में फिट हो जाता है। तो कॉर्निया क्या होता है, आंख का पारदर्शी आगे का भाग होता है, प्रकाश को आंखों के अंदर प्रवेश करता है, प्रकाश को फोकस करता है। और उसके साथ साथ जो कॉर्निया होता है, प्रकाश इसी हिस्से से प्रवेश करता है। बहुत बार मैंने आपको बता दिया, नेत्रदान में इसी हिस्से का दान किया जाता है और इसमें रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो अब शुरू होता है कि एक आपकी ग्रंथि पाई जाती है कॉर्निया में। कौन सी ग्रंथि है, जिसे हम अश्रु ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्रु ग्रंथि है, जिसके माध्यम से आंसू निकलता है। क्या करता है, जिसके माध्यम से आंसू निकलता है। और आंसू के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि आंसू में एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है आंसू में, बहुत बार पूछा गया भैया। तो आंखों में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। क्या कहते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, जो आपका कॉर्निया होता है इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहते हैं अश्रु ग्रंथि, जिसके माध्यम से आंसू निकलता है। और जो आंसू निकलता है इसमें भी एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम होता है भैया, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। और लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, सवाल ये आता है कि लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है। तो ये हमारी कॉर्निया पर कोई भी बाहरी परत आती है, जैसे आपका कोई भी बैक्टीरिया आया या वायरस आया, तो क्या करता है, उसको मारने का काम करता है। जो लाइसोजाइम होता है, जो आंसू में पाया जाता है, आंसू में पाए जाने वाला एंजाइम होता है, तो हमारी आंखों में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आया तो उसको मारने का काम कौन करता है, तो लाइसोजाइम करता है। और यही कॉर्निया का साफ सुथरा कर देता है, पूरे कॉर्निया को क्या करता है, साफ सुथरा कर देता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका कॉर्निया है इसमें अश्रु ग्रंथि पाई जाती है जिससे आंसू निकलता है। आंसू में एक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, हमारी आंखों को साफ सुथरा करने का प्रयास करता है। जो हमारी आंखों के आसपास बैक्टीरिया या वायरस आ जाते हैं उनको मारने का काम करता है। तो लाइसोजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आंखों के लिए। ठीक है, आप यहां तक इस पूरी बात को समझेंगे। ये पूरा पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आइरिस के विषय में बात करते हैं। मैंने बहुत बार बता दिया आइरिस के विषय में, एक बार और बता देते हैं। आइरिस जो होता है आंखों का रंगीन भाग होता है, काला नीला हरा पीला जो होता है, यही आपका आइरिस होता है। पुतली के विषय मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्वियस जो आपका होता है, जो लिक्विड भाग होता है, पानी जैसा द्रव होता है, वो एक्वियस होता है। आपसे सवाल ये है कि जो आपका एक्वियस है ये आंखों के किस हिस्से में पाया जाता है, आगे पाया जाता है, पीछे पाया जाता है, आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब बात करते हैं लेंस के विषय में। क्या बात करते हैं, लेंस के विषय में बात करते हैं। जो आपका लेंस है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लेंस होता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसी लेंस के विषय में, लेंस की वजह से देख पा रहे हैं। सवाल ये है, सवाल एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हमारी आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, हमारी आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, ये सवाल में पूछा जाता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो आप बताएंगे उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस पाया जाता है। और उसके साथ साथ जो लेंस होता है, आंख के अंदर स्थित पारदर्शी संरचना होती है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप एग्जाम्पल के माध्यम से, आपका घर है, घर में एक खिड़की है, मेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। घर में क्या है, खिड़की है, खिड़की में आपका धूल लग गया, धूल जमा हो गया। अब धूल जब जमा हो गया खिड़की पे, तो खिड़की के बाहर जो चांद सा टुकड़ा रहता है वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कर रहा है, वो चांद सा टुकड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई देगा, जब आप इसको साफ करेंगे तभी दिखाई देगा। अब एक चीज आप यहां से समझिएगा कि आंखें जो हमारी होती है, लेंस जो होती है, लेंस पे एक सफेद परत चढ़ जाती है। क्या होती है, लेंस पे एक सफेद परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रकाश जो होता है रेटिना तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से बस तो धुंधली दिखाई देती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद कहा जाता है। जब आपकी जो आपका खिड़की है, आपकी खिड़की पे जब परत जम जाएगी तो खिड़की के बाहर जो चांद सा टुकड़ा है कैसे दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। तब जब यही आपका जो लेंस है इसी पे आपका सफ़ेद परत चढ़ जाएगी तो कोई भी वस्तु आपकी आएगी धुंधली दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि प्रकाश जो है रेटिना तक सही से नहीं पहुंच पाएगा। और जब प्रकाश रेटिना तक सही से नहीं पहुंच पाता, जो आपका लेंस होता है उत्तल लेंस, इस पर जब सफ़ेद परत चढ़ जाती है तभी ऐसा होता है। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को मोतियाबिंद कहते हैं। एक आपका काला मोतियाबिंद होता है, क्या होता है, काला मोतियाबिंद होता है, जिसको हम ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा, इसको जो ग्लूकोमा होता है, काला मोतियाबिंद होता है, इसको ऑपरेट करके माध्यम से सही किया जाता है। इसमें आपको लेंस लगवानी पड़ती है। तो लेंस के विषय मैंने आपको बताया। इसमें आपका क्या होता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। लेंस का जो पारदर्शी संरचना होती है वही आपका होता है, प्रकाश को रेटिना तक फोकस करता है। जो आपका लेंस होता है ये प्रकाश को रेटिना तक फोकस करता है। और मैंने आपको बताया इसी लेंस पर यदि सफ़ेद परत चढ़ जाती है तो प्रकाश रेटिना तक नहीं पहुंच पाता, जिससे वस्तु धुंधली दिखाई देती है। और इसी अवस्था को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी अवस्था को मोतियाबिंद कहते हैं। और एक आपका काला मोतियाबिंद होता है, काला मोतियाबिंद को ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा जो होता है इसमें लेंस लगवानी पड़ती है, इसमें ऑपरेट किया जाता है। और जो मोतियाबिंद होता है इसमें आपका जो जहाँ पे आपका सफ़ेद परत चढ़ी है इसको साफ करके आप इसको सही कर सकते हैं। तो ये पूरा आपने समझा होगा लेंस के विषय में। आगे बात करते हैं विट्रियस क्या होता है। विट्रियस मैंने आपको बताया जो द्रव वाला भाग होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है, ये आपका विट्रियस होता है। आंख का आकार ये बना के रखता है और प्रकाश को रेटिना तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद आपका कोराइड मैंने आपको बता दिया है। रेटिना के विषय में बात करें तो रेटिना आंख का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यदि यहीं पर क्या होती है, छवि बनती है। रेटिना क्या होता है, रेटिना आंख का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है और यहीं पे आपकी छवि बनती है, रेटिना पर छवि बनती है। मैंने आपसे अभी पूछा था रेटिना पे कैसे छवि बनती है, तो सीधा और क्या होता है, आभासी। नहीं, रेटिना पे जो छवि बनती है ये उल्टा और वास्तविक बनता है। हमारी रेटिना पर जो छवि बनता है कैसा बनता है, ये उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होता है, रेटिना पर होता है। रेटिना पर कैसी छवि बनती है, तो उल्टा और वास्तविक छवि बनती है। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से होता है कि रेटिना पर 2 सेल पाई जाती हैं। आपसे पूछा जा सकता है जो आपकी रेटिना होती है यहाँ पर 2 कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका रोड सेल कोशिका होती है जिसे हम श्लाका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, श्लाका कोशिका कहते हैं। और दूसरी आपकी कौन सेल होती है, कौन कोशिका होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शंकु कोशिका कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है। जो आपका रोड कोशिका होती है, जो आपका श्लाका कोशिका होती है, ये क्या करती है, ये कम रोशनी में देखने में मदद करती है। जो आपकी रोड सेल कोशिका होती है कम रोशनी में देखने में मदद करती है। जो आपकी कौन सेल होती है, कौन कोशिका होती है, ये रंग पहचानने में मदद करती है। अब आप सोचिएगा, अब आप समझिएगा कि ये जो रोड सेल है जो आपको कम रोशनी में देखने में मदद करती है, अगर यही आपका थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा तो आप कम रोशनी में नहीं देख पाएंगे। और जब कम रोशनी में नहीं देख पाएंगे तो कौन सी स्थिति होती है, जब कम रोशनी में आप नहीं देख पाते हैं तो कौन सी दिक्कत होती है, तो रतौंधी आपकी होती है। रतौंधी में क्या होता है, कम रोशनी में नहीं दिखाई देता। तो आपसे अगर आप पूछा जाए कि रतौंधी नामक जो रोग होता है इसमें कौन सी सेल प्रभावित होती है, तो आप बताएंगे रोड सेल। क्या होती है, रोड सेल इसमें प्रभावित होती हैं, जिसे हम श्लाका कोशिका कहते हैं। उसके बाद आपका जो कौन सेल है, कौन सेल, इसमें क्या होता है, इसमें रंग पहचानने में दिक्कत होती है। और जब रंग पहचानने में दिक्कत होती है तो आपको पता होगा एक वर्णांधता नाम की चीज़ है जिसमें आप रंग नहीं पहचान सकते। इसमें रंग पहचानने में दिक्कत होती है तो यही आपका, उसमें कौन सी सेल नुकसान करती है, उसमें कौन सेल नुकसान होता है। ये आप दोनों चीज़ें समझ सकते हैं। एक आपका जो आपकी रेटिना होती है, यहाँ पर 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक आपका रोड सेल, एक आपका कौन सेल। रोड सेल को हिंदी में श्लाका कोशिका
कोशिका कहते हैं, कोन सेल को हिंदी में शंकु कोशिका कहते हैं। रोड सेल जो होता है इसको कम रोशनी में हमको देखने में मदद करता है। जब रोड सेल आपका मजबूत नहीं होगा, कम मजबूत होगा, तो इसमें कौन सी समस्या होगी, इसमें रतौंधी हो सकती है जिसमें रात में कम दिखाई देता है। कोन सेल जो होता है इसमें रंग पहचानने में हमको मदद करती है, और जब रंग आप नहीं पहचान पाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें वर्णांधता हो जाती है। और यही कब होता है, जब आपका कोन सेल जो आपका कम मजबूत होता है, कम आपका मजबूत होता है, तब आपका ये समस्या होती है। इसके बाद अगर हम देखें ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व सबसे पीछे वाला भाग होता है। ऑप्टिकल नर्व जो होता है रेटिना से मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाने का जो काम करता है, ये क्या करता है, ऑप्टिकल नर्व करता है। आपकी रेटिना से मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाने का जो कार्य करता है, ये कौन सा कार्य करता है, ऑप्टिकल नर्व करता है। आंखें कैसे काम करती है मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एक बार और बता देता हूं कि जब वस्तु से प्रकाश निकलती है, प्रकाश कार्निया से आंखों में प्रवेश करती है, पुतली से होकर लेंस तक जाती है, लेंस प्रकाश को रेटिना पर फोकस करती है, रेटिना छवि बनाती है, ऑप्टिकल नर्व संदेश जो छवि बनी है उसको मस्तिष्क तक भेजती है, मस्तिष्क उस छवि को पहचानता है, और पहचानने के बाद आपका पूरा आंख काम करता है। जैसे आपने मोबाइल देखा, मोबाइल से प्रकाश निकली, आंखों में जाता है, रेटिना तक छवि बनाता है, रेटिना क्या करता है, मस्तिष्क तक वह पहुंचाता है। ये पूरा आंखों का एक भाग है। लेकिन आंखों के मामले में दो चीजें और भी इंपॉर्टेंट है। आंखों की रोग, आंखों के रोग के विषय में मैंने आपको अभी बताया, थोड़े 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दिए थे, कुछ चीज़ें आपकी रह जाती हैं। एक आपका मायोपिया है, मायोपिया, एक आपका हाइपरोपिया है, एक आपका मोतियाबिंद है, एक आपका ग्लूकोमा है। तो ग्लूकोमा और मोतियाबिंद को मैंने आपको अभी बता दिया इसी वीडियो में। जब हमारी आंखें की जो लेंस होती है, लेंस में एक आपकी परत जम जाती है, तो उसमें आपका क्या होता है, मोतियाबिंद होता है, और जब यही काला हो जाता है तो यही ग्लूकोमा हो जाता है। काला मोतियाबिंद को क्या कहते हैं, ग्लूकोमा कहते हैं। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। मायोपिया में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। मायोपिया में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। हाइपरोपिया में क्या होता है, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। जो इस समय जनरल की चीजें हैं, इस समय आपने देखा होगा सभी, आप इसमें औसतन सभी के पास चश्मा होता है। तो चश्मे में क्या होता है, यही मायोपिया इस समय बच्चों को हो रहा है, जिसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे रही। इसका रीजन यही है कि इस समय बच्चे सिर्फ और सिर्फ पास देखते हैं, सिर्फ मोबाइल देखते हैं, दिन भर मोबाइल देखते हैं, इसलिए ऐसी समस्या हो रही है। ठीक है, आप इसको समझे होंगे। और आपका ये आपका जो आज आपका पहला भाग था आंखों का, ये आपका समाप्त हुआ। आंखों का पहला भाग समाप्त हुआ। जो आपका संवेदी अंग का और सेंस ऑर्गन था, ये आपका पहला भाग समाप्त हुआ। अभी इसके बाद आपका आंख आज समाप्त हुआ। इसके बाद आपका कान आएगा, नाक आएगा, उसके बाद आपका टेस्ट आएगा, उसके बाद टच आएगा, सब कुछ आपका आएगा। आप अभी के लिए आप समझ सकते हैं, यह जो वीडियो है यह एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए वीडियो है। और यदि आप एलोपैथिक फार्मासिस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप एलोपैथिक फार्मासिस्ट में जॉब लेना चाहते हैं, तो आप हमारे किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो बैच है, एक बैच ऐसा है जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें आपका यूपी जीके, कंप्यूटर, एलोपैथिक सब कुछ होगा। इसमें आपको वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस क्विज प्लस ऑब्जेक्टिव सवाल, 20,000 ऑब्जेक्टिव सवाल यूपी TSSC के लेटेस्ट पैटर्न पे दिए जाएंगे। और इसकी फीस इस समय 999 रुपये है। 15% डिस्काउंट आप इसमें कर सकते हैं यदि आप आज या कल में बैच लेते हैं। दूसरा हमारा है, यदि आपका यूपी जीके कंप्यूटर कंप्लीट है, आपको सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक पढ़ना है, तो आप सेकंड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड बैच की फीस 599 रुपये, इसमें आप 10% ऑफ कर सकते हैं। और इसके बाद आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आपको इस बार एलोपैथिक फार्मासिस्ट में जॉब लेनी है, एलोपैथिक फार्मासिस्ट में जॉब लेने का प्रयास करें, तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 90 26 92 73 15। आप इस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आपको पेड ग्रुप से अवश्य ऐड कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके टेलीग्राम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहां पर आपको वीडियो प्लस क्विज सब कुछ दिया जाता है फ्री में। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम है, आपको यहाँ आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको ये जो क्लास आप देख रहे हैं, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप है, आप इसको
को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको जॉब लेना है तो आप अपने पेड ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो आपका वीडियो है समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।